So that when in school I read of Sisyphus and his rock, it was her I thought of. इस स्टैंजा में बच्ची कहती है कि जब मैं स्कूल गई थी और मैंने सिसिफस और उसके रॉक के बारे में पढ़ा तो मुझे उनकी याद आई, उनकी यानी अपनी माँ की। अब बात यह है कि ऐसा क्या था सिसिफस और उसकी कहानी, उसके रॉक की कहानी में, कि बच्ची को अपनी माँ की याद आई। दरअसल बात यह है कि सिसिफस ग्रीक माइथोलॉजी में था। ग्रीक माइथोलॉजी में एक किंग था सिसिफस, जिसने कि काफ़ी चालाकी की थी और जिसकी वजह से जूस, जो कि ग्रीक में गॉड हैं, उन्होंने सिसिफस को पनिशमेंट दी थी कि तुम एक गोल पत्थर यानी कि रॉक या फिर बोल्डर, बड़ा सा गोल पत्थर लेकर इस चोटी तक, एक पहाड़ी है, एक हिल है, हिल की चोटी तक ऊपर लेकर जाओगे। और सिसिफस शुरू हो जाता है अपनी पनिशमेंट को पूरा करने में। सिसिफस उस बोल्डर को पहाड़ी के ऊपर तक धक्का देता है और बोल्डर वापस लुढ़क कर नीचे आ जाता है। सिसिफस फिर से उस बोल्डर को धक्का देता है और फिर से वो नीचे आ जाता है। यही सिलसिला चलता रहता है और लेकिन सिसिफस बिना आवाज़ किए वो काम करता रहता है, वो हार नहीं मानता। और यही सेम बात इस बच्ची को अपनी माँ में दिखी कि वो भी वही काम रोज़ करती रहती है। फैक्ट्री से जो राख उड़कर आती है उसे वो रोज़ साफ़ करने में लगी रहती है, अपने घुटनों के बल पर बैठकर उसे साफ़ करती रहती है, बिना आवाज़ किए, बिना किसी को कुछ कहे, वो रोज़ वही काम रिपीट करती रहती है। ये पोम का एक ऐसा स्टैंजा है जिसमें 3 मेटाफर्स का यूज़ किया गया है। पहला मेटाफर का यूज़ हुआ है नास्टी स्टॉक में, दूसरा मेटाफर का यूज़ हुआ है हॉबनॉबिंग डोर्स में, और तीसरा मेटाफर का यूज़ हुआ है चॉक मार्क्स में। नास्टी का मतलब होता है बुरा या भद्दा। स्टॉक एक बर्ड है। हॉबनॉबिंग का मतलब होता है सोशलाइज करना, सोशलाइजिंग। आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में डोर्स के बारे में बात की थी, 2 डोर्स के बारे में बात की थी जो गॉसिप कर रहे थे। ये उन्हीं डोर्स के बारे में दोबारा यहाँ पर बात की गई है। तीसरा मेटाफर यहाँ पर यूज़ हो रहा है चॉक मार्क्स का। कैसे, आइए शुरू करते हैं, समझते हैं जरा। नास्टी स्टॉक किंग ऑफ द हॉबनॉबिंग डोर्स। स्टॉक जो बर्ड होता है इसका विजन काफ़ी अच्छा होता है, मतलब इसकी नज़र काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर स्टॉक का यूज़ इसलिए किया गया है कि जो ये बच्ची है ये अपनी आँखों से कॉर्नर में छुपे हुए उस रूलर को, उस स्टिक को ढूंढ लेती है, कैसे भी उसे दिख जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर विजन का कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे उसे दिखता है ऐसे इसे भी शार्प दिखता है। हॉबनॉबिंग डोर्स यहाँ पर 2 वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक वे जो कि है सबमिसिव बने रहने का और दूसरा है जो कि रिबेल करने का। आप उसे पीछे जाकर वापस पढ़ सकते हैं। इसके बाद थर्ड मेटाफर जो है वो है चॉक मार्क्स। चॉक मार्क कैसे मेटाफर है, जैसे कि पहली बात, चॉक मार्क का ये मतलब तो है ही कि जो आप कपड़े की सिलाई कर रहे हैं उसको नापने के लिए आपने मार्क लगाया है चॉक से रूलर पर। लेकिन दूसरा जो इसका मेटाफर, जो इसका मीनिंग निकलता है वो ये है कि जो बच्ची है उसके लाइफ में लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं जो कि वो क्रॉस ना करे, वो मार्क ये भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर इसी स्टैंजा को समराइज़ किया जाए तो बेसिक इसका मतलब ये होता है कि जो बच्ची है वो इस वुडन यार्ड स्टिक को नास्टी स्टॉक किंग कहती है, क्योंकि अगर उसे ये दरवाजे क्रॉस करने हैं, दरवाजे पार करने हैं, हॉबनॉबिंग डोर जो है वो क्रॉस करना है, तो उसे इस यार्ड स्टिक से होकर गुजरना पड़ेगा, जो रूलर है उससे होकर गुजरना पड़ेगा। और इसी वजह से वो इस यार्ड स्टिक को, इस रूलर को बुरा भला कहती है। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब भी उसके पेरेंट्स को डाउट हुआ कि जो ये बच्ची है ये शरारती हो गई है, जब भी वो बात नहीं सुनती थी और उसके पेरेंट्स को लगा कि ये शरारती हो गई है यानी विकेड हो गई है, तो वो उसे पनिश करते थे उसी स्टिक से। और वो बच्ची आगे बताती है कि जब उसकी पिटाई हुई तो वो ऐसे चिल्लाई थी जैसे कि उसकी आवाज़ से ही
उसका दर्द कम होगा, उसके शोर से उसका दर्द कम होगा। और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे कि लोकोमोटिव इंजन की होती है। लोकोमोटिव यहाँ पर वो लोकोमोटिव इंजन की बात हो रही है जो ट्रेन को खींचता है, उस इंजन की यहाँ पर बात हो रही है। इस स्टैंज़ा में पोएट कहती हैं कि बच्ची की माँ उसे पूरी जान लगाकर पीटती थी, शायद इस वजह से क्योंकि वो देखती थी कि जिस बच्ची को उन्होंने जन्म दिया है वो डिसऑबे कर रही है। लेकिन जो उसके पिता थे वो उसे ज़्यादा देर तक और ज़्यादा ज़ोर से मारते थे, जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। और बच्ची पिटाई के बाद अपनी हालत को शीशे में अपने हेड को यानी अपने सिर को घुमाकर देखती है। इस स्टैंज़ा में बच्ची आगे बताती है कि रूलर से हुई पिटाई के बाद जो उसकी बॉडी पे रेड और ब्लू कलर के स्पॉट्स बन गए थे, वो उसे माउंटेन की तरह दिख रहे थे, ऐसे माउंटेन्स जो मैप पर नज़र आते हैं। और उन्हें देखकर वो सोच रही थी कि शायद मैं कभी यहाँ से बच के निकल पाऊँ। इसके बाद वो आगे देखती है और जो उसकी नसें हैं उन्हें देखकर उन्हें वो रोड समझती है और कहती है कि इन्हीं रोड पर ट्रैवल करके मैं फ्रीडम पाऊँगी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी। ये स्टैंज़ा पोम का क्लाइमैक्स है। ये स्टैंज़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी में मेन स्टिक की ब्रेकिंग की बात होगी। इस स्टैंज़ा में जो बच्ची है वो कहती है कि जब मैं 11 साल की थी तो एक बार पिटाई के बाद मैंने उस रूलर को लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। किंडलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के, और इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि जब मैंने उन्हें हाथ में लिया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये और नहीं टूट सकते। अब मैंने इतने छोटे कर दिए थे कि ये छोटे छोटे टुकड़े जो कि मेरी लाइफ में रूल कर रहे थे। यहाँ पर रूलर के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि वो मेजरिंग टूल है, मेजर करता है, और दूसरा मतलब हो सकता है रूलर जो रूल करता आया है उसकी लाइफ में। इस एक्ट के बाद बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आया, लेकिन ये चेंज ज़रूर आया कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि इस डिस्ट्रॉय करने के बाद, स्टिक को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसकी पिटाई नहीं हुई या कुछ, उसकी पिटाई हुई, लेकिन अब वो एक बच्ची नहीं रही। अगले ही दिन से वो एक एडोलेसेंट बन गई थी, क्योंकि जो उसने किया था, जो अपने लिए उसने एक स्टैंड लिया था, वो काफ़ी बड़ा था। पोम की लास्ट की ये 3 लाइनें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ती है। मार्ज पियर्सी इन 3 लाइनों में ये बताती हैं कि इस पोम में जो ये कहानी अभी तक चली, जो ये बच्ची की कहानी है, उसमें इसने अपनी मासूमियत नहीं खोई बल्कि पावर गेन की। वो स्ट्रॉन्ग बनी और वो प्लेज करती है कि वो सिसिफस नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं जो उसे तोड़ना सीखना है।